अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया था द कार्बेनियन एंड पाकिस्तान। इसके हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो कुछ हिस्सा इसका बकिया रह गया था, वो आज कंप्लीट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डिनोटेशंस, क्या होता है इसके, इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द कोनोटेशंस, ये क्या होता है। एक होता है आपका जिसमें आपके मीनिंग जो होते हैं वो ज़ाहिरी तौर पे एक चीज़ होती है जिसमें आपको आपका जो मानी है वो बिल्कुल वाज़ेह और साफ़ होता है। एक होता है आपका उसमें आपके जो है कह लें कि इसमें ज़ाहिरी मानी होते हैं आपके, यानी लफ्ज़ी मफ़हूम होता है इसमें। और इसकी तारीफ़ हम यूँ कर सकते हैं कि किसी भी लफ्ज़ का जो अदबी मानी होता है वो क्या कहलाता है, वो आपका जो है वो ज़ाहिरी मानी कहलाता है। अदबी लिहाज से जो उसका मीनिंग ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा होता है डिक्शनरी के लिहाज से, उसको हम उसका ज़ाहिरी मफ़हूम कहते हैं, या आप कह लें कि उसको डिनोटेशंस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर द वर्ड स्नेक इज़ इन डिक्शनरी। अगर आप मिसाल के तौर पर आप लुगत में लफ्ज़ सांप, जो आप लुगत देखते हैं उसमें आपका जो लफ्ज़ सांप है, स्नेक है, उसमें हम जो है उसके लफ्ज़ सांप के लफ्ज़ी मानी होंगे, यानी एक ऐसा जानदार जो है जिसके ऊपर कह लें कि होते हैं वो स्केले जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर छापे से बने होते हैं, छाले से, और एंड लेगलेस, और उसकी टांगे नहीं होती। ऐसा जानदार जिसके जिस्म पर कुछ छाले वगैरह होते हैं और उसकी टांगे नहीं होती, उससे हम इसका मुराद लेते हैं। डिनोटेशन देयरफॉर रेफर्स टू द मोस्ट बेसिक और स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये किसी भी लफ्ज़ के सबसे बुनियादी या महसूस मानी की तरफ इशारा करती है। यानी ये जो है ना आपकी डिनोटेशन, ये किसी भी जो है कह लें कि लफ्ज़ के सबसे बुनियादी या जो उसका महसूस मानी होता है उसकी तरफ ये इशारा करती है। इसके हम नीचे एग्जाम्पल भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द कोनोटेशंस। कोनोटेशंस क्या है, यानी छुपा हुआ मानी, पोशीदा मानी, जिसको आप कह लें कि ये किसी चीज़ के अंदर खुफिया होता है, छुपा हुआ होता है। अब इसमें हम यूँ भी कह सकते हैं कोनोटेशंस ऑन द अदर हैंड। कोनोटेशन जो है वो दूसरी तरफ क्या है कि ये एक रेफर, ये इशारा करती है टू द आइडियाज़ क्या होता है, किसी तस्वर की तरफ, डेट इज सजेस्टेड बाय एसोसिएटेड विद द वर्ड, जो किसी लफ्ज़ के साथ तजवीज़ करदा लफ्ज़ के साथ या तस्वर के साथ मंसूब किया गया, ये उसकी तरफ इशारा करती है। द कोनोटेशन मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जिस्ट टुगेदर विद द डिनोटेटिव मीनिंग। ये जो होता है किसी भी लफ्ज़ के इस्तिलाही मानी लफ्ज़ी मानी के साथ मौजूद होते हैं। जैसे जो है द कोनोटेशंस फॉर द वर्ड स्नेक, जैसे आप कह लें कि लफ्ज़ स्नेक की इस्तिलाही मानी जो है वो कुड इंक्लूड ईवल और डेंजर, यानी ये बुराई या किसी कह लो कि खतरे की तरफ शामिल हो सकते हैं। और इट हैज़ कोनोटेशंस ऑफ समवन, ये कह लें कि किसी ऐसे शख्स की तरफ ये तबीर किए जाते हैं, मंसूब किए जाते हैं, कैन नॉट ट्रस्टेड, जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता। यानी आपने यहाँ देखा स्नेक के ज़ाहिर उसने बता दिया कि इसकी टांगें नहीं होती हैं और इसके वो छाले से बने होते हैं, या कोई उसने मिसाल दे दी, यहाँ उसने कह दिया कि ये खतरे या बुराई की अलामत है, यानी इसके अंदर मानी छुपा हुआ है। इंक्लूड ईवल और डेंजर्स, ठीक है, जिसमें कोई खतरा या बुराई शामिल हो सकते हैं और इस पर इसके लिए किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप कोनोटेशंस जो पॉजिटिव भी हो सकती है और आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, ये दोनों की तरह की। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड थिन, याद रखें लास्ट टाइम जो था आपका बोर्ड में आया हुआ था, जो MCQs में बचे आपका ऑप्शन आया हुआ था लफ्ज़ स्किनी का इन्होंने मतलब जो था वो क्या देना था, वो इसका उन्होंने अपोजिट दिए हुए थे, उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, तो बच्चों ने उसका जो था वो थिन का स्किनी या स्किनी का थिन ऐसे कुछ लफ्ज़ था, या स्मार्ट का आप क्या लें स्किनी, तो बच्चों को उसकी समझ नहीं थी। ये चीज़ें पेपर में से, बुक में से ही आपका पेपर आया था, लेकिन यहाँ से उन्होंने ऑप्शन उठाया हुआ था। तो ये देखें कोनोटेशंस है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मुस्बत भी होती हैं, मनफी भी होती हैं। फॉर एग्जांपल द वर्ड थिन, जैसे आप कह लें मिसाल के तौर पर जो लफ्ज़ थिन है उसका कैन हैव पॉजिटिव कोनोटेशंस, उसके हम मुस्बत लफ्ज़ी मानी अगर लें तो हम कहते हैं ऑफ स्मार्ट, यानी पतला होना, दुबला पतला होना, चुस्त होना। एंड हाँ नेगेटिव कोनोटेशन अगर हम इसका मनफी मानी देते हैं ऑफ स्किनी, तो मनफी मानी इसका होगा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, बहुत ज़्यादा नाजुक होना, बुरबुरा सा होना, यानी ये इसका नेगेटिव में कह लें कमज़ोर, और अगर आप उसका पॉजिटिव में लें तो आप कह सकते हैं स्मार्ट। यानी आपने पॉजिटिव भी होती है ये कोनोटेशंस और आपकी
नेगेटिव भी होती है। तो यहाँ नीचे आ जाए कुछ एग्जांपल्स उन्होंने कहा, एक वर्ड दिए मैंने, उन्होंने कहा इसकी कुछ आप मानी बता दें, पॉजिटिव इसकी क्या होगी और नेगेटिव इसकी कोनोटेशंस क्या होगी। तो जैसे उन्होंने इसकी लफ्ज़ी मानी दे दिया, यानी जो ज़ाहिरी मानी है, डिनोटेटिव मीनिंग उसका दे दिया फैट का ओवरवेट। फैट का ओवरवेट होता है यानी बहुत ज़्यादा गोल मोल कह लो, मोटा होना। और इसी तरह इसका प्लम का दे दिया मोटा होना, और ओबीस का दे दिया उन्होंने ये भी मोटापा यानी मोटा ताज़ा होना, बहुत ज़्यादा मोटा बद्दा बदनुमा होना। तो ये नेगेटिव में आ गया। और प्लम पे आपका मोटा भरा हुआ होना, ये आपका पॉजिटिव में आ गया। नेक्स्ट है आपका नोटोरियस, इसका मानी होता है आपका बदनाम। इसका आप ले लें मानी क्या, इसका बदनाम। तो इसका अगर हम मीनिंग लेंगे, इसका ज़ाहिरी मानी लेंगे तो हम इसका लेंगे इनफेमस, और अगर हम इसको पॉजिटिव में लेंगे तो वेल नाउन, बहुत ज़्यादा मशहूर होना, अच्छे तरीके से मशहूर होना। और इसका नेगेटिव अगर लेंगे तो इल फेम्ड, क्या आ जाएगा, इल फेम्ड। इसी तरह आपका स्पिंस्टर है, कुंवारी लड़की, इसका आप मानी है आपका कुंवारी लड़की। तो इधर आप अगर इसका पॉजिटिव में लेंगे तो आपका आ जाएगा अनमैरिड, गैर शादीशुदा। और अगर आप इसका नेगेटिव में लेंगे तो ओल्ड मेड यानी बूढ़ी कुंवारी, दोशीज़ा। इसी तरह स्टर्न, स्टर्न का मानी होता है सहर, अकड़ा हुआ। इसका लफ्ज़ी मानी आप लेंगे हार्ड, इसका पॉजिटिव ले लेंगे आप स्ट्रॉन्ग, और इसका नेगेटिव आप ले लेंगे रूड, अकड़। ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका वर्ड है प्राउड, फहर। इसका आप सेटिस्फाइड कह लें, इसका आप कह लें कि डिग्निफाइड कह लें, इज्जत तोकीर। ठीक है। फॉर, और अगर इसका नेगेटिव लेंगे तो आप एरोगेंट ले लें, मुतकब्बर। एरोगेंट होता है मुतकब्बर, बहुत ज़्यादा जो मतलब बंदा प्राउडी या मगरूर हो, उसको कह लें। उसके बाद आपका श्रीव्ड, इसमें आपका समझदार है, इसका इंटेलिजेंट आप लगा सकते हैं, इसका पॉजिटिव में वाइज आ जाएगा। और इसका अगर नेगेटिव करें तो आप क्रॉफ्टी लगा लें, कनी लगा लें। ठीक है। उसके बाद आपका इकोनॉमिकल, कम खर्च, जिसका मैशे से ताल्लुक होता है, लो इन कॉस्ट। उसके बाद आप इसका कह लें कि कफ़ायत शार कह लें, जैसे बंदा कहता है कंटेंटमेंट कह लें। और उसके बाद इधर आप नेगेटिव में लेंगे तो आप कहेंगे चीप कह लें, आप इसको स्टिंगी कह लें, कंजूस। उसके बाद फेल है नाकाम, बी अनसक्सेसफुल, नाकाम होना। इसका आप कह लें जी, इसका हम ले लेंगे क्लोज लगा लें, आप रोक देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। और इधर आप डिक्लाइन नेगेटिव में ले लें, डिफीटेड ले लें, हार जाना। ये इसका नेगेटिव पॉजिटिव ये आपका रह गया था बच्चे, मैंने आपको करवा दिया। तो इसको आप ना जब करते हैं तो वीडियो को आप अच्छी तरह देखा करें। मैं लिखती नहीं हूँ लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, बार बार सुने उसको। अगर किसी स्पेलिंग की समझ नहीं आती, किसी वर्ड की समझ नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट में पूछ लिया करें बच्चे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। ये स्किल्स होती हैं, ये पेपर में नहीं आती, इसको आप बेशक स्किप कर दें। आइडेंटिफाई द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रेस, ये भी पेपर में आपके नहीं आते कि आपने किस लफ्ज़ पे ज़्यादा जोर देना है और किस पे आपने जोर नहीं देना। प्राइमरी होता है जिस पे आपने बहुत ज़्यादा जोर दिया, जैसे अनरिटन, तो आप जो ज़्यादा फोकस करेंगे आप करेंगे अन, उसके रिटर्न, उसके बाद रैप, अनरैप। ठीक है। उसके बाद है आपका अब, अब्राहम, आपने अब को जोर दे दिया, अब्राहम। उसके बाद प्रेसिडेंट। ठीक है। तो आप प्रेसिडेंट इसका पूरा बोल देंगे। उसके बाद टीच, उसके बाद पाउंडर, यानी ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप कह लें कि आपने ज़्यादा फोकस जिसके ऊपर करना है, जोर देना है, स्ट्रेस देना है बोलते हुए, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है आपने कैसे अदा करनी है। नेक्स्ट, ये चीज़ें पेपर में नहीं आती, जो चीज़ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है वो आपको मैं करवा रही हूँ। नेक्स्ट है आपका जी, उसमें है जी आपका एडवर्ब। ये चीज़ें बड़ी अहम है, इनका आपका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एडवर्ब, एडवर्ब किसको कहते हैं? एडवर्ब होता है फेल मुतलिक। ठीक है, मतलिक सॉरी। इसमें आपका वर्ड, या मैं इसकी सिंपल सी मिसाल देती हूँ, अ वर्ड दैट मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ब। A word, adverb is a word that qualify the meaning of verb। यानी एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज है जो वाज़ा कर देता है एडवर्ब के मानी को, एडवर्ब के मानी को वो वाज़ा कर देता है। मिसाल के तौर पे आप करें शी वॉक स्लोली, वो चलती है आस्ता। अब इसमें अगर देखें तो वॉक चलना, आप कैसे चलती है? आस्ता चलती है, स्लोली। तो स्लोली ने वाज़ा कर दिया कि ये किस तरह चलती है उसके वर्ब को। शी वॉक स्लोली, वॉक वर्ब है और स्लोली एडवर्ब है, वो आस्ता चलती है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब। जो वर्ब को वाज़ा कर देता है वो आपका क्या होता है? एडवर्ब। इसी तरह आप यहाँ देखें, एडवर्ब की बहुत सारी किस्में हैं। एग्जाम्पल, या शी वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली, वो खूबसूरत तरीके से गा रही थी, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। यानी किस तरीके से गा रही थी? ब्यूटीफुली ने वाज़ा कर दिया, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है।
एट कंसर्ट वो एक कॉन्सर्ट में गा रही थी तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। कब गा रही थी? लास्ट संडे, पिछले इतवार को गा रही थी तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। यानी जहां आपकी जगह का जिक्र होगा, जैसे लाहौर कह लें, इस्लामाबाद कह लें, पेशावर कह लें, कोई डेट किसी महीने की कह लें, तो वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, और जो तरीका होगा, अंदाज होगा, उसको एडवर्ब ऑफ मैनर कह लेंगे, और जो आपका वक़्त की जिसमें बात होगी उसको आप एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है इन्फिनिटिव्स। ये होता है आपके मसादर्स, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मसादर्स। यू आर फ्री टू गो टू योर मस्जिद, आप अपनी मस्जिद में जाने के लिए आज़ाद हैं। ही मेड द पीपल्स वर्क, उसने लोगों को काम पर कह लें कि काम पर लगा दिया, उसने लोगों को काम पर लगा दिया। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ जो है मिसाल आप पहली अगर देखें, फर्स्ट एग्जांपल, द वर्ड गिवन इन द बोर्ड हैव नो सब्जेक्ट, जो उसने नुमाया लिखे हुए जो आपके अल्फाज हैं, जैसे टू गो है, ठीक है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट की तरफ ये इशारा फाल की तरफ नहीं कर रहे हैं। मुझ से टू गो इन्फिनेटिव यानी वर्ब से पहले उसने जो है कोई सब्जेक्ट की तरफ इशारा नहीं दिया। टू गो इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब समटाइम टू इज यूज्ड एज एग्जांपल, कभी तो टू इस्तेमाल होता है वर्ब से पहले और कहीं जगह पे टू जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। ये जो आपकी सेकंड है एग्जांपल, ये इसकी तरफ इशारा कर रही है। यानी इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें आप जो है ना वो कोई ऐसा लफ्ज़ जिसमें कह लें कि आपका कोई फ़ाइल जिसमें नहीं होता, वर्ब से पहले कोई फ़ाइल नहीं होता, तो उसमें आप क्या कह सकते हैं कि उसको आप कहते हैं कि इन्फिनेटिव। अगर आप ज़्यादा कह लें कि रटने वाली चीज़ है तो आप ये याद कर लें कि जिसके वर्ब से पहले टू लगा होगा वो भी ज़्यादातर इन्फिनेटिव्स में आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद ही मेड द पीपल्स वर्क, अब यहाँ भी देखें कि उसने लोगों को काम पर लगाया, तो इसमें भी आप देखेंगे इसमें वर्ब उसने यूज़ किया हुआ है लेकिन यहाँ उसका फाइल नहीं है, तो छोड़ दें आप इसको भी। लेकिन ज़्यादातर ये आप जो है वो टू रख लें, ज़्यादा अगर इसकी समझ आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो आप इसको छोड़ दें, इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं है आपका। उसके बाद आपका ये है आपका आ जाता है जेरेंड्स में आ जाती है चीज़ें। जेरेंड इज़ द वर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विच एंड्स इन द आईएनजी, जिसके आखिर में आईएनजी हो। अमूमन ये होता है कि हम कंटिन्यूस टेंस कोई भी ले लें, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म होता है उसके साथ आईएनजी लगाते हैं। वो आईएनजी का माने होता है रहा रही, ये तो होता है बच्चे इस्तेमाल टेंसेस में। लेकिन अगर फॉर्म जो है आईएनजी वर्ब की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा हो नाउन के तौर पे, तो उसको हम कहते हैं ये जिरांड है, जहाँ एंड हैज़ फंक्शन ऑफ नाउन, जहाँ ये नाउन का काम देता है। जैसे पेंटिंग इज़ अ गुड फन, पेंटिंग है जो अच्छा जो है कह लेंगे मज़े की बात है, मुसव्वरी करना। आई लाइक पेंटिंग, मुझे पेंटिंग अच्छी लगती है। माई फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग, मेरा पसंदीदा हॉबी मशगला जो है पेंटिंग है। या आई लव स्विमिंग, या आई लाइक स्विमिंग, इसमें भी आप देखें स्विमिंग में भी तैराकी आपका वर्ब के तो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। यहाँ भी बच्चे आप तीनों एग्जाम्पल में देख लें, आपका पेंटिंग जो है आईएनजी लगा वर्ड के साथ, लेकिन वो आपका नाउन के तौर पे यूज़ हुआ। यानी जहाँ आपका कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होता, आपके जो है वो वर्ब के इसमें आपका आईएनजी आखिर में आ रहा होता है किसी ऐसे वर्ब के साथ या किसी ऐसे वर्ड के साथ जो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा, तो उसको हम कहेंगे ये क्या आपका जीरांड्स है। इन दिस सेम सेंटेंस पेंटिंग डज अ वर्क, आपने इन तीनों में देख लिया। पेंटिंग जो है वो वर्क कर रहा है नाउन के तौर पे, फॉर्मिंग द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आपकी कंडीशंस आ जाती हैं। कंडीशन में आगे आपके चैप्टर्स में आ गई हैं। फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है, तो ये मैं आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों इंशाल्लाह करवाऊंगी। और ये टाइप थर्ड दी हुई है अनफुलफिल्ड कंडीशन, और तीसरी जो टाइप होती है वो जो होती है वो ऐसी शर्त होती है जो पूरी नहीं होती। कंडीशनल टाइप्स कहते हैं शर्तिया जुमले को, इसमें ऐसी होती है शर्त जो पूरी नहीं होती और जिसमें पूरी ना हो रही हो शर्त, उसको कहते हैं कंडीशन थर्ड, यानी तीसरी किस्म हो। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है। वी हैड पेड ही टू हिज, वो नहीं है, लंबी है थोड़ी सी, तो आप इसको छोड़े, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज में छोटी आ रही है मिसालें, तो मैं वो आपको करवा दूँ। कुछ चीज़ें आपके चैप्टर से रेलिवेंट थी तो मैंने नोट कर ली। अगर आपको समझ आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो आप सुन के भी क्लियर कर सकते हैं। फाइंड द काइंड ऑफ द एडवर्ब इन द यूनिट, यानी कुछ किस्में इस चैप्टर में एडवर्ब की दी गई हैं, तो आपने वो निकाली। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर,
तो एडवर्ब ऑफ मैनर में आप देखें तो इस चैप्टर में जो मुझे वर्ड नज़र आया है वो है आपका ब्रेवली, बहादुरी से। आपका वर्ड क्या है? ब्रेवली, बहादुरी से। यानी आपने उसको ब्रेवली में नोट कर लिया। अगर कोई आपको और भी नज़र आता है जिसके आखिर में एल वाई हो तो वो आप देख लीजिएगा कि वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस में आ जाता है। आपका सब कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है, बरेली, लाहौर लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें किसी जगह का जिक्र हो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। इसी तरह एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाए, जैसे अर्ली है, इसी चैप्टर में से मैंने लिया है, ड्यूरिंग है, बिफोर है, टुडे है, आफ्टर है, इसी चैप्टर में थे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जिसमें किसी तअद्दुद का जिक्र किया जाए, ओनली यानी सिर्फ एक बार, कलेक्टिवली मजमूई तौर पर, इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री इसमें आएगा आपका स्ट्रॉन्गली। उसके बाद ये सेंटेंसेस हैं, इसको आप बच्चे कर सकते हैं। साथ देखा, प्रॉमिस्ड, वादा किया, तो इसको पहले मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव। तो आपने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हुए इनको जो है आपने इसका टेंस जो है ना वो बनाना है। उसके बाद उसने यहाँ पर दिया राइट द 5 सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम। यानी आपने 5 जुमले ऐसे बनाने हैं जिसमें आपका एडवर्ब ऑफ मैनर भी हो, प्लेस भी हो और टाइम भी हो। तो आप कह सकते हैं कि साद विल बी राइटिंग नीटली, साद लिख रहा है नीटली तरीके से, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। इन द क्लास, क्लास में, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। और उसके बाद आप कह लेंगे टुमारो, यानी वो आज बड़े अच्छे तरीके से क्लास में लिख रहा है, तो इसका लिख रहा होगा, ये लिख रहा है, तो इसका आप कह सकते हैं कि इसमें आप एडवर्ब टाइम भी है, प्लेस भी है और मैनर भी है। इसी तरह उसने इसका, मैं आपको एक सेंटेंस बना देती हूँ। उसने सा लिखा हुआ है, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, आई सा हिम, मैंने उसे देखा। कब देखा? आई सा हिम, मैंने उसे देखा हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी की मदद करते हुए देखा। टू क्रॉस द रोड, सड़क पार करते हुए। आई सा हिम, मैंने उसे देखा हेल्पिंग द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी की मदद जो कर रहा था। टू क्रॉस द रोड, सड़क पार करते हुए, यानी मैंने उसे एक बूढ़े आदमी की सड़क पार करते हुए मदद करते उसको देखा। इसी तरह आपको प्रॉमिस्ड आगे आ जाएगा। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया। टू हेल्प मी, उसे मुझसे मेरी मदद करने का वादा किया। वांटेड है, आई वांटेड टू टेक रेस्ट आफ्टर लंच। आई वांटेड, मैं चाहता हूँ, टू टेक रेस्ट, कि रेस्ट कर लूँ आफ्टर द लंच, लंच के बाद। उसके बाद बिगेन आ गया आपका, द बेबी बिगेन टू क्राई, द बेबी बिगेन टू क्राई। तो इसी तरह बच्चे आपने इसके सेंटेंस मुकम्मल कर लेने हैं। ये चीज़ें पेपर में आती नहीं, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है कंप्लीट दीज फ्रेजेस बाय एडिंग जेरेंड्स, यूज देम इन सेंटेंसेस। आपने इसमें जो है वही चीज़ आ जाती है कि आपने इसमें किस तरह ING लगाना है वर्ब के साथ और उसको आपने नाउन में यूज़ करना है। जैसे गुड एट, वो अच्छा है, किस में अच्छा है? गुड एट टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाने में अच्छा है। एक्यूज्ड ऑफ, उसने इतराफ़ कर लिया, किसका? स्टीलिंग मनी, यानी रकम चोरी करने को उसने इतराफ़ कर लिया। सैड एट, वो उदास है, लीविंग दिस जॉब, ये नौकरी छोड़ने पर वो उदास है। टायर्ड, थक गया, वर्किंग हार्ड, सख्त काम करने की वजह से वो थक गया है। उसके बाद उसने यहाँ कंडीशंस दे दी हैं बच्चे, ये आपने कंप्लीट करनी है। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करोगे, यू वुड हैव सक्सीडेड, तो तुम पास हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। इफ़ यू हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इफ़ आई हैड सीन हिम, अगर मैं उससे यानी मिला होता, आई माइट हैव रिकॉग्नाइज्ड हिम, तो मैं उसे ज़रूर पहचान जाता। तो यहाँ उसने कहा राइट हैंड सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के बच्चे मैं आपको एक सिंपल सी निशानी बता देती हूँ। पास्ट परफेक्ट इंतहाई आसान होता है। इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होता है, साथ वर्ब की आती है हमेशा थर्ड फॉर्म। हैड हेल्पिंग वर्ब है और वर्ड की थर्ड फॉर्म। जैसे ये है कि मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन द फूड, देखे मैंने हैड लगाया और साथ वर्ब की मैंने थर्ड फॉर्म लगाई, ईटन द फूड, ठीक है। या मैं काम कर चुका था, आई हैड डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, ठीक है। मैं सबक याद कर चुका था, आई हैड लर्न माई लेसन। इस तरह की आपने एग्जाम्पल्स पूरी कर लेनी है इसकी। उसके बाद बच्चे आ जाता है आपका राइटिंग स्किल्स है, ये पेपर में नहीं आती, स्किप कर दें आप, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट आपकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से जो आपको बच्चे करवाने वाली हो। तो ये लें जी आपकी जो यूनिट था द कायदीन एंड
पाकिस्तान, ये मैंने आपको इसके एक्सरसाइज बच्चे कंप्लीट करवा दी। अगर इसमें आपको कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे बच्चे ये होता है कि काम करने का भी हौसला करने वाले का हौसला अफजाई हो जाती है और आपकी भी नॉलेज में इजाफा होता है। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।